Good morning students. Today I will teach you Science Chapter 3 Part 2. पार्ट 1 हम अपना स्टार्ट कर चुके थे, जिसका पार्ट 1 ने एंड किया था रेशो से ऊन को संसाधित करने में। उसका स्टेप बनता हमारा शेयरिंग। शेयरिंग होता है हमारा ऊन की कटाई। तो आइए स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं हम इसका पार्ट 2। पार्ट 2 का है हमारा द शेयर स्किन विद हेयर थ्रूली वॉश्ड इन टैंक्स to remove grease, dust and dirt. This is the code of scoring. Nowadays scoring is done by matches, जैसे कि फिगर 3.8 में आप देख रहे हैं। तो देखिए स्टेप सेकंड पर हम क्या कर रहे हैं। स्टेप सेकंड में जो त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। जब ऊन को एनिमल से उतार कर उनको क्या आता है, बड़ी सी एक कंटेनर में पानी लेकर के उसमें डाला जाता है, उनको अच्छे से वॉश किया जाता है। स्टेप थर्ड है हमारा आफ्टर स्कॉर्टिंग इज डन द हेयर स्किन is sent to a factory where hair of different texture are sheared off scouted. तो देखिए उसके बाद क्या होता है हमारा अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है उनकी। रोमिल और रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जब विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या अलग किया जाता है। स्टेप 4 है हमारा द स्मॉल फुल फ्ली फाइबर कोल्ड बर्स। तो अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है और इसकी क्या कहते हैं, इन्हें हम रोएदार बालों को जब अलग करते हैं। स्टेप 4 पर are picked out from the hair. These are the some burrs when the processing of fiber sometime appear on your sweater where fiber are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into a fiber. तो देखिए अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, जो हमारे परंतु इसे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल में फूले हुए रेशों को अलग कर लिया जाता है, जो हमारे कहलाते हैं बर। क्या कहलाते हैं? बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे छोटे दानों की जैसे। इसके बाद रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन बना पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप 5 द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्रीज ऑफ sheep एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। तो स्टेप 5 पर हमारा क्या हो जाता है, रेशों के विभिन्न रंगों की रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ और बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी और सफ़ेद रंग की होती है। स्टेप 6 है हमारा द फाइबर आर स्ट्रेंड convert the rolled into the yarn. The longer fiber are made into wool for sweaters and the shorter fiber are spun and woven into woolen cloth. और इसके अंतिम चरण को हम कहते हैं, जो हमारा 6 चरण है उसको कहते हैं रीलिंग। तो रीलिंग में अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। इसके आगे आता है हमारा ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, यानी कि ऑक्यूपेशन होता है हमारा व्यवसाय। तो व्यावसायिक संकट क्या आता है हमारा, वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ a livelihood for many people in our country, but sorters job is risky as sometimes they get infected by the bacterium anthrax, which causes a fatal blood disease called sorter disease. Such risks faced by the workers in any industry are called occupational hazard. तो ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन में का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का
जो महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छंटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रामित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोल्टर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। अच्छा, अब आता है हमारा, अच्छा ये बूझो, is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut। तो मुझे ये जानने के लिए उत्सुक होती है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना तो Buzo is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as a woolen sweater cloth। तो बुझो ये जानने को उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख सकते जितना ऊनी स्वेटर रखते हैं। तो आइए इसको जानेंगे हम एक्टिविटी 3.1 में। डिबेट अमंग अस योर classmates whether it is here on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। तो अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर आप चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। नेक्स्ट आता है हमारा 3.2 सिल्क। Silk fiber are also animal fiber. Silkworm spins the silk fiber. The rearing the silkworm for obtaining silk is called sericulture. Find out your mother, auntie, grandmother and kind of silk sarees they have. List a kind of silk। तो इसके लिए आप जान सकते हैं जो हमारा रेशम कीट का जो जीवन चक्र है उसके बारे में अभी जानेंगे। इससे पहले हमें रेशम सिल्क के बारे में अपनी मदर से, अपनी चाची, दादी या घर पे जो भी साड़ी पहनते हैं उनसे हमें कुछ जानकारी रखनी होगी। विभिन्न प्रकार के रेशम की सूचीबद्ध एक कीट कर लीजिए, एक सारणी बना लीजिए। इससे पहले हम रेशम प्राप्त करने के प्रकार पर चर्चा करें। रेशम कीट के जीवन चक्र को आज समझेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे रेशम का जो जीवन चक्र होता है कीट का, उसके बारे में आज जानेंगे। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो रेशम कीट का जीवन चक्र। The female silk moth lays eggs from which have larvae which are called caterpillar or silkworm. They grown in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history is called pupa। तो जो हमारा मादा रेशम अंडे कीट रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो उसको हम प्यूपा कहते हैं। It first waves the net to hold itself, then it swings its head from the side to side in the form of the finger of eight. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of। तो जो हमारा ये होता है यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर ये अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में हमें दिखाई देता है। सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूख करके रेशम बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है।
ये आवरण हमारा क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। ये आवरण हमारा कोकून कहलाता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून, जैसा कि फिगर 3.9 में आप देख सकते हैं। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as the comparable thread of strait? तो जो कोकून हमारा बाहर निकलता है, जल्दी ही ये सूख करके रेशम का रेशा बन जाता है और जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं का एक कीट बन जाता है। कीट का इसके आगे का विकास जो है वो कोकून के भीतर होता है। कोकून के रेशे, जो हमारा कोकून है, ये COON कोकून के जो रेशे होते हैं उनका उपयोग रेशम के वस्त्र बनाने के लिए हम करते हैं। और रेशम का एक मृदु रेशा जो सूखा सूत्र जैसा होता है, स्टील के तार जितना मजबूत होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।